वेलकम बैक। तो अभी हम लोग MCQs देखेंगे रिलेटेड विद एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर में जो थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड MCQs है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंटेरिक फीवर? जैसे कि मैंने बताया है कि एंटेरिक फीवर के लिए मोस्ट कॉजेटिव एजेंट कौन सी होती है, कौन सी बैक्टीरिया कॉज करती है। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हो। एस्चेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, शिगेला डिसेंट्री एंड विब्रियो कॉलरी। तो करेक्ट आंसर इसका जो जाने वाला है दैट इज साल्मोनेला टाइफी। अब साल्मोनेला टाइफी क्यों जाने वाला है? बिकॉज एंटेरिक फीवर इज प्राइमरीली कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एंटेरिक फीवर कॉज करता है, तो इसका आंसर हमारा साल्मोनेला टाइफी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the most common transmission route of enteric fever? एंटेरिक फीवर का मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन रूट, फैलने का जो रूट है वो कौन सा है? फर्स्ट है ऑप्शन एयरबॉर्न, सेकेंड इज फीको ओरल रूट, थर्ड इज ब्लड बॉर्न या वेक्टर बॉर्न। तो अब यहाँ देख सकते हैं एयरबॉर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो मैंने रूट्स बताया था फीको ओरल रूट होता है, तो फीकल ओरल रूट जो होगा वो इसका बेस्ट आंसर होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हमें होता है। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन, इस तरीके से ये डिजीज़ फैलता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक क्लिनिकल फीचर ऑफ एंटेरिक फीवर? ठीक है, ये एंटेरिक फीवर है। तो एंटेरिक फीवर का क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? हाई फीवर, रैश, हेमोप्टाइसिस, जॉन्डिस। क्या होने वाला है? हाई फीवर होने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसका कॉमन सिम्टम्स है जो हमें जनरली देखने को मिलता है एंटेरिक फीवर के केस में। तो आप लोग बिना किसी कंफ्यूजन के इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा, हाई फीवर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the incubation period for enteric fever? एंटेरिक फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? कितने दिन तक एंटेरिक फीवर का हमारा नॉर्मल इंक्यूबेशन डेज होता है? तो हम लोग इसमें देखते हैं ऑप्शंस 1 to 3 days, 3 to 7 days, 7 to 14 days और 14 to 21 days। तो इसमें जनरली जो हमारा देखने को मिलता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंटेरिक फीवर वो 3 to 7 days का होता है। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज़ 3 से 7 दिन फॉर द इंक्यूबेशन ऑफ एंटेरिक फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज टू कन्फर्म ए केस ऑफ एंटेरिक फीवर? कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हमारा एंटेरिक फीवर को कन्फर्म करता है? तो इसमें अगर कोई गेसेस आंसर है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हमारा करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है दैट इज़ ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर जो है इसको कन्फर्मेटरी के डायग्नोसिस में एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की तरह हम लोग इसको लेते हैं एंटेरिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड एंटेरिक फीवर? ये भी मैंने कॉम्प्लिकेशन में बताया था। क्या ऐसा कॉम्प्लिकेशन होगा एंटेरिक फीवर के लिए अगर उसे अनट्रीटेड रखा गया तो यहाँ पे हमारे एक्यूट किडनी इंजरी है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है। क्या हो सकता है? जनरली हमारा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन स्टोमक से रिलेटेड इन्फेक्शन कॉज करता है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हमें देखने को मिलेगा अगर एंटेरिक फीवर को हम ठीक नहीं करते हैं, अनट्रीटेड रहता है, देन उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक इज ऑफन द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एंटेरिक फीवर? कौन सा एंटीबायोटिक यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग यूज़ होने वाला है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जैसा कि मैंने बताया था एंटीबायोटिक्स में जो हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग यूज़ करेंगे एंटेरिक फीवर के लिए वो क्या है? हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन हम यूज़ करेंगे। इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर। नेक्स्ट हम फटाफट आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन एग्जिस्ट फॉर विच टाइप ऑफ एंटेरिक फीवर? वैक्सीनेशंस जो है
कौन से टाइप ऑफ एंटेरिक फीवर के लिए होता है? टाइफाइड फीवर, पैराटाइफाइड फीवर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द एबव? तो यहाँ पे हमारा जो है देयर आर वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर टाइफाइड फीवर कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बट नो वाइडली अवेलेबल वैक्सीन फॉर पैराटाइफाइड। तो यहाँ पे हमारा जो वैक्सीनेशन है वो टाइफाइड फीवर के लिए है, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, नॉट फॉर दी पैराटाइफाइड फीवर के लिए। स्टिल अभी कोई कंफर्मेटरी पैराटाइफाइड फीवर के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डाइटरी रिकमेंडेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट विथ एंटेरिक फीवर? किस टाइप का डाइट हमारे पेशेंट के लिए सुटेबल होता है फॉर एंटेरिक फीवर? तो एंटेरिक फीवर के लिए ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल बेसिक्स जो हम लोग फॉलो करते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, लो प्रोटीन, हाई फैट प्रोटीन जो है वो हमारे लिए होगा, या हाई शुगर डाइट। तो ये सारे डाइट से हमारा बेस्ट जो जाता है वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट जो है वो चीज़ हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हमारा फ्लूइड जो लेवल है हमारे बॉडी का वो मेंटेन हो रह सके। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर जो करेंगे वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैबोरेटरी फाइंडिंग इज ऑफन एसोसिएटेड विथ एंटेरिक फीवर? तो यहाँ पे ऑप्शंस है ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, एलिवेटर लीवर एंजाइम्स एंड हाइपरकैल्सीमिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअली फॉलोइंग लैबोरेटरी फाइंडिंग्स में ऑफन जो है एंटेरिक फीवर के साथ कौन से ये रिलेटेड है? तो पेशेंट जो होते हैं एंटेरिक फीवर के लिए वो ल्यूकोपीनिया, लो ब्लड सेल्स काउंट उसमें जो होता है इंस्टेड ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस इज अ टिपिकल फॉर मेनी इन्फेक्शंस। तो ल्यूकोपीनिया के फाइंडिंग जो होगा वो हमारे लिए सुटेबल होने वाला है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर ल्यूकोपीनिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैक्टर फॉर साल्मोनेला टाइफी? कौन सा वैक्टर है जो साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है? मॉस्किटो, टिक्स, हाउस फ्लाई? नन, इट इज़ नॉट अ वैक्टर बॉर्न। तो साल्मोनेला टाइफी जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है बिना किसी वैक्टर, उसमें कोई हमें वैक्टर बीच में कोई जरिया नहीं चाहिए होता है कि बीमारी को फैलाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वैक्टर, नन ऑफ द वैक्टर वाले ऑप्शंस को हम लोग चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इज एट हाइयर रिस्क फॉर सीवियर एंटेरिक फीवर? तो यहाँ पे है इन्फेंट्स, एल्डरली, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स या ऑल ऑफ द एबव। इसमें से अगर आपके पास कोई केसेस हैं तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो सकते हैं। जो पॉपुलेशन है हमारा इसमें सबसे ज़्यादा हाइयर रिस्क इनको होता है, इन्फेंट्स बच्चों में, एल्डर पेशेंट्स में, या फिर जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको, या इन सारे में होगा। तो जनरली हमें जो देखने को मिलता है ये हमारा हाइयर रिस्क जो होता है कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होता है, एबिलिटी कि ये इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हाइयर रिस्क ऑफ सीवियर डिजीज ड्यू टू देयर कॉम्प्रोमाइज्ड एबिलिटी। तो ऑल दिस पॉपुलेशन में हमारे ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज रीहाइड्रेशन थेरेपी इंपॉर्टेंट इन एंटेरिक फीवर मैनेजमेंट? रीहाइड्रेशन हम क्यों करवा रहे हैं, क्यों ज़रूरी हमारे एंटेरिक फीवर में रीहाइड्रेशन करना बॉडी को? इट किल्स द बैक्टीरिया, इट प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन लाइक रीनल फेलियर, या फिर इट रिड्यूसेस फीवर रैपिडली, या इट डिक्रीजेज एब्डोमिनल पेन। तो रीहाइड्रेशन थेरेपी इज क्रूशियल टू मेंटेन डिहाइड्रेशन कॉज बाय डायरिया एंड हाई फीवर। जैसे कि मैंने लेक्चर में बताया था कि हमारे पास डिहाइड्रेशन हमारे बॉडी में जनरली सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? डायरिया सिम्टम्स होने की वजह से। तो फ्लूइड इंटेक्स हमें बढ़ाना चाहिए, इसलिए रिहाइड्रेशन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच सिम्टम इज एटलीस्ट लाइकली टू अकर इन एंटेरिक फीवर? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो देखिए इसका जो आंसर ऑप्शंस है, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, कफ, डायरिया। एक्सप्लेनेशन में देखिए, कफ इज़ नॉट अ टिपिकल सिम्टम्स, ये सिम्टम्स में हमारा नहीं आता है, तो हमारा जो ऑप्शंस जाने वाला है वो कफ होगा, क्योंकि ये सिम्टम्स हमारे देखने को नहीं मिलता है इन एंटेरिक फीवर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विडाल टेस्ट इन डायग्नोसिंग एंटेरिक फीवर? क्या रोल है विडाल टेस्ट का एंटेरिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए? टू कल्चर साल्मोनेला,
या टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट साल्मोनेला या लीवर फंक्शन या रीनल फंक्शन। इसमें कोई इसका रोल नहीं है साल्मोनेला में, तो एंटीबॉडीज जो डिटेक्शन है अगेंस्ट साल्मोनेला वो चीज़ का हम डायग्नोसिस करते हैं फॉर एंटेरिक फीवर के लिए। What is the major public health strategies to prevent enteric fever? ये major public health strategies क्या है enteric fever के लिए? तो improved access to clean water, high carbs, routine blood test, isolation of patients. The correct answer is prevention strategies focus on improving sanitation, hygiene and access to clean water, fecal contact. तो यहाँ पर हमारा clean water is the primary concern। अगर हमारा ये सारी चीज़ डाइट, वाटर एंड एवरीथिंग, सैनिटेशन वगैरह सब कुछ सही है तो ये चीज़ हम ग्लोबली इस चीज़ से रिकवरी रेट हमारी ज़्यादा होगी, बीमारियाँ वगैरह कम होगी। तो इसके लिए क्लीन वाटर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन विच जोग्राफिकल रीजन इज़ एंटेरिक फीवर मोस्ट प्रेवलेंट? कौन सा ऐसा जोग्राफिकल रीजन है जिसमें एंटेरिक फीवर मोस्ट प्रेवलेंट देखा जाता है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अब सीधा सोचिए कि मैम ने ऐसा नोट्स दिया है, ऐसा थ्योरेटिकल बताया कि उससे 20 MCQs आ रहे हैं, तो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन एग्जामिनेशन। तो उस चीज़ को भी दिमाग में रखते हुए आप नोट्स पे भी फोकस कीजिएगा, मटेरियल्स पे भी, और साथ में MCQs तो फॉलो करना ही करना है। सिर्फ MCQs रट्टा मारने से भी नहीं होगा, समझ के याद करके कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम, मैं ऑलवेज बोलती हूँ, स्कोर अच्छा करेंगे आप, सिलेक्शन होना संभव है, कंफर्म नहीं कर सकती मैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलप्ड कंट्रीज, अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे सीधा एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं हम लोग। क्लीन वाटर टिपिकली लो इनकम, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ये क्या होगा देखने को मिलेगा। जहाँ पे लो इनकम है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़, यहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा इसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अफेक्ट एंटेरिक फीवर ट्रीटमेंट? तो ऑप्शन है, इट हैज़ नो इफेक्ट, इट मेक्स ट्रीटमेंट ईजियर, इट्स कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट में लीड टू सीवियर इलनेस, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर ट्रीटमेंट। रेसिस्टेंस जो कैसे हमारा एंटेरिक फीवर को अफेक्ट कर सकता है, ट्रीटमेंट को आसान करेगा, ये कोई नहीं होने वाला है। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर, इट कॉम्प्लिकेट्स ट्रीटमेंट एंड मे लीड्स टू सीवियर इलनेस। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हमारा ट्रीटमेंट फेलियर्स और सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हमारा जो है ऑप्शन जाने वाला है ये हायर मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी वाला। कॉम्प्लिकेट्स ट्रीटमेंट एंड लीड्स टू सीवियर इलनेस, इस चीज़ को ये कॉज कर सकता है एंटीबायोटिक अगर हमारा रेसिस्टेंस होगा तो। नेक्स्ट है, विच वैक्सीन इज करेंटली अवेलेबल फॉर टाइफाइड प्रिवेंशन? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड होल सेल वैक्सीन या बोथ ANB एंड mRNA वैक्सीन? तो यहाँ पे बोथ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जैसे कि हमारा ओरल वैक्सीनेशन होता है एंड इनएक्टिवेटेड इंजेक्टेबल वैक्सीन हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे फॉर प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड फीवर के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट पब्लिक हेल्थ मेजर्स कैन हेल्प कंट्रोल एन आउटब्रेक ऑफ एंटेरिक फीवर? प्रमोटिंग हैंड हाइजीन, डेवलपिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, इंक्रीजिंग बीफ कंजप्शंस, डिसकंटिन्यूइंग वैक्सीनेशन कैंपेन्स। तो प्रमोटिंग गुड हाइजीन, हाइजीन आपका सही है, टाइफाइड कुछ भी आप कहीं पे भी रह लो, ये कम्युनिकेबल्स में नहीं आता है कि आपको स्नीजिंग कफिंग से ये फैलेगा। हाइजीन सैनिटेशन मेंटेन करो आपको ये टाइफाइड फीवर वगैरह जैसी बीमारियों से आप खुद को बचा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द MCQs। होपफुली आप सभी इसको एंजॉय किए होगे, लेक्चर्स एंड MCQs को। इसमें से अगर नोट्स एंड ऑल आपको जो चाहिए होगा इसके टेस्टमेट के एप्लीकेशन से आप ले सकते हो, और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया वो इंस्टॉल कीजिए और ढेर सारा अपना सपोर्ट दिखाइए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।